Hello everyone, welcome to our channel. I hope you all are safe and healthy. Students, in our last video हमने अपने दो पॉइंट स्टार्ट किए थे, एंड ऑफ कोल्ड वॉर एंड राइज ऑफ न्यू स्टेट, जो कि हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ा, मैप्स के साथ पढ़ा, काफ़ी एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं टेक्स्ट बुक में आपके, वो भी हमने अच्छे से कवर किया। सेकेंड पॉइंट हमने स्टार्ट किया टूवर्ड्स अ यूनिपोलर वर्ल्ड, जहाँ पे हमने देखा कि कैसे बायपोलर से वर्ल्ड अब यूनी में आ गया है। हमने वो अच्छे से कवर किया। आगे का हमारा थोड़ा पॉइंट छूटा हुआ था, तो हम वो पढ़ के अपने नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना स्टडी सेशन। आई होप स्टूडेंट्स आपने ये रीड किया होगा मेरे पढ़ाने से पहले। देखो, आप एक बार रीड करके रखो, ताकि रीड करते टाइम जो जो आपको कंफ्यूजन हो, डाउट्स हो, वो आपकी माइंड में ऑलरेडी वो नोटेड हो, हाईलाइटेड हो। और जब सेकेंड टाइम आप तब रीड करो जब मैं रीड कर रही हूँ, ठीक है। जब मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप लेक्चर सुन रहे हो, तो आपका रीडिंग होनी चाहिए, ताकि वो सेकेंड रीड हो आपका। इससे आपकी जो है अंडरस्टैंडिंग क्लियर होते जाएगी, और रीडिंग ही आपको हेल्प करने वाली है। रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, बस रटना कुछ भी नहीं है, आप खुद ब खुद फिर आंसर लिख लोगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये बॉक्स में है फ्रैंसिस फुकुयामा, जो एक अमेरिकन पॉलिटिकल कमेंटर है। इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया, कॉन्सेप्ट एक इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम था एंड ऑफ हिस्ट्री। ही बिलीव दैट आफ्टर द फॉल ऑफ कम्युनिज्म इन सोवियत यूनियन, the socialist political, economic and social system had came to its end, and that the world would now have liberal democratic system. इनका ये मानना था कि जब से यूएसएसआर का कम्युनिज्म फॉल हुआ है, तब से सोशलिस्ट पॉलिटिकल इकोनॉमिक सोशल सिस्टम जो है वो खत्म हो चुका है, केम टू इट्स एंड, और अब वर्ल्ड के पास सिर्फ लिबरल डेमोक्रेटिक सिस्टम है। ये इनका मानना था, ये इनका कमेंट था एक्चुअली। आइए पढ़ते हैं। The United States emerged as a dominant country. American dominance had political and economic dimension. यूएसएसआर तो खत्म हो गया, अब सिर्फ और सिर्फ यूएसए बचा। यूएसए एक डोमिनेंट कंट्री इमर्ज्ड हुआ। यूएसए का डोमिनेंस जो है वो दो डायमेंशन में देखा गया। पॉलिटिकल डायमेंशन में देखा गया तो यूएसए लिबरल डेमोक्रेटिक गवर्नेंस का मॉडल थी, और अगर इकोनॉमिक डायमेंशन में देखा गया तो यूएसए कैपिटलिज्म का मॉडल थी। तो ये जो है काफ़ी तेज़ी से लोगों में कह रही हूँ, काफ़ी तेज़ी से जो है कंट्रीज़ में अडॉप्ट करते हुए नज़र आया गया। न्यू न्यू कंट्रीज़ जो इंडिपेंडेंट हो रही थी, उनमें यूएसए के डोमिनेंस देखने मिले। बाय सेवरल पोस्ट कम्युनिज्म स्टेट्स ऑफ ईस्टर्न यूरोप एंड एल्सवेयर, जो पोस्ट कम्युनिज्म स्टेट थे, जो टोटली डिफर करते थे यूएसए से, वो तक के अब यूएसए की आइडियोलॉजीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। यहाँ तक कि यूएसए का डोमिनेंस देखा गया है, और यूरोप में तो कर रहे हैं, बाकी देशों में भी, बाकी कॉन्टिनेंट्स में भी ये चीज़ विटनेस करने मिल रही है। द कॉन्सेप्ट ऑफ गुड गवर्नेंस वॉज लिंक्ड टू डेमोक्रेसी। गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट जो है वो डेमोक्रेसी से लिंक्ड है, कि अगर आपको चाहिए कि आपकी कंट्री में अच्छी गवर्नेंस हो, तो आपको वहाँ डेमोक्रेसी लानी चाहिए, ये मानना रहा गया है। डेमोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल, टू द पीपल, ठीक है। इन इकोनॉमिक स्फीयर, सोशलिस्ट सिस्टम ऑफ इकोनॉमी वाज गिवन अप बाय मोस्ट ऑफ द कंट्रीज। जब से यूएसएसआर का फॉल हुआ था, तब से सोशलिस्ट सिस्टम जो था इकोनॉमी का, वो गिरते जा रहा था, और कैपिटलिज्म और जो दूसरी टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज थी, वहाँ वो देखी जा रही थी। तो इससे भी देखा जा सकता है कि कितना डोमिनेंस रहा है यूएसए का। On the other aspects about American domination was the use of American soft power. अब देखते हैं सॉफ्ट पावर एंड हार्ड पावर। इजी वर्ड में अगर मैं बोलूं, सीधी सीधी लैंग्वेज में, तो सॉफ्ट पावर मतलब अट्रैक्शन, और हार्ड पावर मतलब जबरदस्ती, ठीक है। सॉफ्ट पावर मतलब वो दूसरी कंट्रीज हमें देख के अट्रैक्ट हो रही हैं, हमारी तरक्की से वो खुश हो रही हैं, वो चाहती हैं, उनको लगता है कि वो भी अगर यहाँ आएंगी, हमसे मिलेंगी, तो उनका भी प्रोग्रेस होगा, तो ये है सॉफ्ट पावर। हार्ड पावर, मैं किसी को डरा रही हूँ, धमका रही हूँ, ठीक है। यूएसए समझो डरा रहा है, धमका रहा है लोगों को अपने मिलिट्री पावर से, आर्म्स एंड एम्यूनेशन से। इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है, वो डरा धमका के प्रेशराइज कर रहा है, तो वो है हार्ड पावर।
Soft power is when you influence other countries without the use of military force. एंड हार्ड पावर इज ऑब्वियसली द अपोजिट ऑफ दिस. तो जहां पे आप मिलिट्री का यूज करके लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, प्रेशराइज कर रहे हैं, अपने तरफ ला रहे हैं, वो हार्ड पावर. तो यही यहाँ पे कहा गया है. लिबरल डेमोक्रेसी. लिबरल डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. Liberal democracy is currently one of the dominant political ideologies in the world. It gives importance to individual liberty. A liberal democracy is characterized by the presence of few important things: universal suffrage, free and fair election, competitive party policy, politics, rule of law. तो ये है लिबरल डेमोक्रेसी. ये है अमेरिकन एकेडमियन जोसेफ नाय, जिन्होंने सॉफ्ट और हार्ड पावर को डिफरेंशिएट किया. जैसा कि मैंने आपको बताया वही है. ठीक है, ये है कुछ एग्जाम्पल्स ऑफ अमेरिकन सॉफ्ट पावर का. एजुकेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम जो कि अमेरिका का बहुत फेमस है. हमारी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस जो है वो अमेरिकन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज से टाई अप हैं. स्टूडेंट्स एक्सचेंज वीक में जाते हैं, एक्सचेंज सेमेस्टर्स में जाते हैं. इंटरनेट, फूड चेन्स, ये सारी अमेरिकन सॉफ्ट पावर के एग्जाम्पल्स हैं. आइए अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं. ह्यूमन राइट्स एंड ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन. The process of disintegration of states and the creation of new state was not always peaceful. Obviously जब इतना बड़ा disintegration हुआ यूएसएसआर का, इतनी बड़ी सुपर पावर जब बिखरी, तो वो पीसफुल नहीं था. यूगोस्लाविया का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है कि यूगोस्लाविया में जैसे बॉस्निया और हर्जोवेनिया के बीच में काफ़ी ब्लडशेड हुआ, काफ़ी मतलब वॉयलेंट हुआ, वॉयलेंट एक्टिविटीज़ देखी गई बिटवीन दीज टू एथनिक ग्रुप्स. ऐसी कॉन्फ्लिक्ट चेचनिया में देखी गई, रशिया में देखी गई, ईस्ट टिमोर में देखी गई, है ना. तो ये पीसफुल नहीं था, यही बता रहा है. अब इसके रिस्पॉन्स में जो है सिचुएशन ऐसी क्रिएट हुई जहाँ पे लोगों का ख्याल आने लगा. जैसे कि मैं अलग कंट्री में रहती हूँ, मैं यहाँ रहती हूँ, ठीक है. यहाँ पे कोई ऐसे लोग रहते हैं जिनको मैं जानती भी नहीं हूँ, लेकिन मैं न्यूज़ में देख रही हूँ कि वहाँ क्या हो रहा है उनके साथ, तो मुझे तरस आती है. तो वो जो एक मेरे अंदर जो सिंपैथी है, जो है ना, एम्पैथी जो मेरे अंदर क्रिएट हो रही है, उससे मेरे में अंदर कंसर्न हो रहा है कि उनकी राइट्स को क्यों वायलेट किया जा रहा है, उन पे क्यों जुल्म हो रहा है, कि वो क्यों इतना स्ट्रगल कर रहे हैं. तो वैसे ही उस टाइम पे 1990s के टाइम पे भी जब ये डिसइंटीग्रेशन हुआ, जब इतनी सारी कंट्रीज़ को इंडिपेंडेंस चाहिए था, अलग होना था, तो काफ़ी ब्लड शेड हुआ, काफ़ी वायलेंट एक्टिविटीज़ हुई, काफ़ी प्रोटेस्ट हुए, राइट्स हुए. तो उनके रिस्पॉन्स में जो है लोगों ने ह्यूमन राइट्स के तरफ अपना कंसर्न जताया कि ये नहीं होना चाहिए, इसे जल्द से जल्द ख़त्म करना चाहिए. ये कंसर्न लोगों ने जताया. तो जो यूनाइटेड नेशन है, यूनाइटेड नेशन एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, हम सब जानते हैं. काफ़ी मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज जो है यूनाइटेड नेशन का पार्ट है. कुछ गिनी चुनी जो छोटे मोटे आइलैंड्स हैं, कुछ ऐसी हैं, वो यूनाइटेड नेशन के पार्ट्स नहीं हैं. तो यूनाइटेड नेशन के एक वो है, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो कंट्रीज में इंटरवेन करता है, जो कंट्रीज में जाता है ताकि ऐसी कॉन्फ्लिक्ट आगे ना आए. ठीक है, जैसे कुवैत और इराक वाला हुआ था, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ने वहाँ पे इंटरफेयर किया. जैसे अभी इज़राइल और पैलेस्टाइन का हुआ था, यूनाइटेड नेशन ने सीज फायर अनाउंस किया. तो वैसे ही यूनाइटेड नेशन उस टाइम से ह्यूमन राइट के बारे में कंसर्न हो गया था. ठीक है, यही यहाँ पे कहा गया है. दिस इज वन ऑफ द मेन टास्क ऑफ यूएन पीस कीपिंग. यूएन पीस कीपिंग क्या है, आइए देखते हैं. यूनाइटेड नेशन डज नॉट हैव इट्स ओन आर्मी. जैसे कि यहाँ पे यूनाइटेड नेशन कोई कंट्री तो है नहीं कि उसके पास उसकी आर्मी होगी. तो जो मेंबर स्टेट्स हैं यूनाइटेड नेशन की, उनकी आर्मीज को मिला के, उनकी लोगों को मिला के, फोर्स को मिला के एक पीस कीपिंग फोर्स बनाई गई है.
आउट ऑफ देयर ओन मिलिट्री रिसोर्सेज, जो मेंबर स्टेट्स हैं उनके ही मिलिट्री रिसोर्सेज से एक पीस कीपिंग फोर्स बनाई गई है, यूएन पीस कीपिंग के नाम से वो जानी जाती है। ये फोर्स यूएन पीस कीपर्स कहलाती है। पीस कीपर्स कॉन्फ्लिक्ट प्रोन जोन में जाते हैं, वॉर जोन में जाते हैं, जो यूएन की सिक्योरिटी के अंडर आता है, कि जिसकी जिम्मेदारी है, यूएन की जिम्मेदारी है कि हाँ यहाँ की सिक्योरिटी हमारे अंडर है, तो काउंसिल रिकमेंड करती है तो ही वो जाते हैं। तो ये पीस कीपर्स ऐसे प्रोन जोन में जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट जोन में जाते हैं, और तब से सीज फायर जो है स्टैब्लिश हुआ है। सीज फायर अनाउंस करते हैं जब हालात हद से ज़्यादा बिगड़ जाती हैं। तो ये है यूएन पीस कीपिंग। तो यूएन पीस कीपिंग का मेन टास्क यही है कि वो कॉन्फ्लिक्ट को प्रिवेंट करें। पोस्ट कोल्ड वॉर के टाइम पे, जब कोल्ड वॉर ख़त्म हुआ उसके बाद का जो पीरियड था, तो यूनाइटेड नेशन ने कंटिन्यू किया ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स में इंटरवेन करने का और पीसफुल रिजोल्यूशन किसी भी डिस्प्यूट का लाने का, ये यूनाइटेड नेशन ने कंटिन्यू किया। But now the rationale for the intervention was not just to stop the ongoing war, but also to prevent the reoccurrence of conflicts in future, maintain peace, and protect the human right of the affected people. The United Nations intervened in Cambodia, Somalia, Yugoslavia for this purpose. अब यूनाइटेड नेशन का मेन एम ये नहीं है कि वो सिर्फ लड़ाइयाँ रोके, वो ऐसे रोके, ऐसे सॉल्यूशंस लाएं, ऐसे रिजोल्यूशंस लाएं, ऐसे लॉज बनाएं कि आगे ऐसी कोई नौबत ही ना आए, ऐसी कोई रीअकरेंस ना हो फ्यूचर में, मेंटेन रहे पीस और शांति, और सबकी ह्यूमन राइट्स जो है वो प्रोटेक्टेड रहे। The increasing awareness about human rights and their protection in international law gave rise to new phenomena for the protection of rights in the form of humanitarian intervention. 1990s की जो पीरियड था उसको गोल्डन एज बोलते हैं ऑफ ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन, क्योंकि उस टाइम पे काफ़ी इंटरफेयर रहा है काफ़ी सारी चीज़ों में, वेदर इट्स कॉन्फ्लिक्ट। इन 90s को गोल्डन एज कहा गया है ऑफ ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन, क्योंकि 1990 जो पोस्ट कोल्ड वॉर एरा था, 1993 में वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई जहाँ पे 170 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया। वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस किस पर थी स्टूडेंट्स? ह्यूमन राइट्स पर थी, जो वियना में हुई, कैपिटल सिटी ऑफ ऑस्ट्रिया। यहाँ पे सारी कंट्रीज ने रीअफर्म्ड होकर कमिटमेंट की टू प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स। तो ये बहुत बड़ी कमिटमेंट थी, ठीक है, देखा जा रहा है। तो ये भी एक जो है इवेंट है ऐसा जहाँ पे हम ये विटनेस कर सकते हैं कि कैसे ह्यूमन राइट को कितनी इम्पोर्टेंस दी गई है, कितना माना गया है। ह्यूमैनिटेरियन रोल प्लेड बाय इंडिया। 1993 फरवरी 1992 से सितंबर 1993 तक यूनाइटेड नेशन ट्रांजिशनल अथॉरिटी इन कंबोडिया, यहाँ पे इंडिया की मिलिट्री को सेंड किया गया था टू मेंटेन पीस एंड रिस्टोर ह्यूमन राइट्स। सेकंड था सोमालिया में, यूएन ऑपरेशंस इन सोमालिया, यहाँ पे भी इंडियन फोर्स को देखा गया, यहाँ पे भी इंडियन फोर्स का कंट्रीब्यूशन रहा है, इंडियन आर्मी डॉक्टर्स इन सोमालिया। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ स्टूडेंट्स, टेररिज्म। The attack on the New York Trade Center and the Pentagon in Washington, D.C. on 11th September 2011, popularly referred to 9/11 attack, brought in a new form of terrorism in the world. The concept of terrorism is not new. Terrorism has been defined as the use of violence or threat to use violence with an intention to create panic in the society and pursue political, religious, ideological goals. टेररिज्म कोई न्यू कॉन्सेप्ट है नहीं, लेकिन टेररिज्म का जो नेचर पहले था और जो पोस्ट कोल्ड वॉर के टाइम पे चेंज हुआ, वो मेन चीज़ है जो हमें यहाँ पे पढ़नी है। तो टेररिज्म तो वही है जो पहले भी था। देखो यहाँ पे दिया गया है, डिफाइन किया गया है कि वॉयलेंस को लोग यूज़ करते हैं, एक टेररिस्ट ग्रुप जो है वो वॉयलेंस को यूज़ करता है ताकि वो गवर्नमेंट को डरा धमका सके या किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को डरा धमका सके, और अपनी मेन गोल्स जो हैं, आइडियोलॉजिकल गोल्स हैं या पॉलिटिकल जो भी उनके गोल्स हैं, उसको वो अचीव कर सके। ये मेन रीज़न है टेररिज्म का, डराना और धमकाना। यही वजह है कि वॉयलेंस होता है और यही टेररिज्म इसी को बोलते हैं। लेकिन जो उसका नेचर चेंज हुआ है ना, वो हम मेन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं।
जनरली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन एंड ऑफिशियल्स आर द प्राइमरी टारगेट्स। ठीक है, ये मेन टारगेट्स रहते हैं, प्राइमरी टारगेट्स रहते हैं। The first instance of modern day terrorism is considered to be the attack on Israel Olympic team at Munich in 1972 by the Palestinians. तो ये था फर्स्ट मॉडर्न डे टेररिज्म जो मॉडर्न वर्ल्ड में हुआ था, इजरायली ओलंपिक टीम के ऊपर जो है 1972 में पैलेस्टीनियन अटैक हुआ था। Since then, terrorist organization and groups have indulged in airplane hijacking, ऐसे उसमें देखे गए टेररिज्म, बॉम्बिंग एंड assassination of political leaders. Traditional form of terrorism mainly targeted institution of the state. जो ट्रेडिशनल फॉर्म था वो इंस्टीट्यूशंस को मेनली टारगेट करता था। द टेररिस्ट यूजुअली फॉट फॉर द राइट्स ऑफ सम स्पेसिफिक पीपल। टेररिस्ट जो लोग होते हैं उनका भी कोई मकसद होता है ना, वो ऐसी थोड़ी वायलेंस करते हैं, उनका भी कोई एम रहता होगा, कुछ मकसद रहता होगा, तो पर्टिकुलरली किसी ग्रुप के लिए या किसी एम के लिए या किसी चीज को हासिल करने के लिए ही उन लोग टेररिस्ट अटैक करते हैं। The terrorist activity was usually associated with separatist movement. Mostly separation के लिए terrorist activities को अपनाया गया है। Modern day terrorism is different in several ways. The terrorists today are not fighting for specific group in a specific geographic area. The terrorist organizations are motivated and inflamed by an abstract religious ideology. The fight is for abstract goals and operations are global in nature. लेकिन अब जो मॉडर्न डे टेररिज्म है वो कोई स्पेसिफिक ग्रुप या कोई स्पेसिफिक जोग्राफिक एरिया के लिए नहीं है, वो कहीं भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो मोटिवेटेड है एक रिलीजियस आइडियोलॉजी के बेसिस पे। ठीक है, द फाइट इज फॉर एब्स्ट्रैक्ट गोल एंड द ऑपरेशंस आर ग्लोबल इन नेचर। फाइट है एक एब्स्ट्रैक्ट गोल के ऊपर, एक आइडियोलॉजी को लेकर, और जो नेचर है वो ग्लोबल है, वो कोई स्पेसिफिक कि हाँ बस इसी एरिया में होगा। पहले ऐसे ही होता था, लेकिन जब से न्यूयॉर्क पे हुआ है, जबकि वहां पे कोई टेररिज्म एक्टिविटीज देखने नहीं मिली है इससे पहले, तो तब से ये नेचर जो है उसका ग्लोबल में टर्न हो गया। 9/11 अटैक्स के बाद सिमिलर अटैक्स हुए बाली में 2002, मैड्रिड में 2004, लंदन में 2005 और हमारे मुंबई में भी 2008 में हमें देखने मिला। तो ये था हमारा टेररिज्म। स्टूडेंट्स, आई होप यहाँ तक के आपको क्लियर हो गया होगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं। आगे हमारा पॉइंट है मल्टीपोलैरिटी एंड रीजनलिज्म, जो कि मैं नेक्स्ट पार्ट में कवर करूंगी ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। आप अच्छे से एक एक पॉइंट को एब्जॉर्व करें अपने दिमाग में और रीड करते जाइए। रीडिंग विल रियली गोइंग टू हेल्प यू इन योर आंसर राइटिंग। आपको रटने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है अगर आपने अच्छे से रीड कर लिया है तो। ठीक है, रीड करें, अच्छे से अंडरस्टैंड करें और फिर अच्छे से उसको लिखें। आपका प्रैक्टिस ऐसे ही हो जाएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो स्टूडेंट्स, टेक केयर।